वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 36 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 36 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स की सीरीज़ और ये स्टैटिक जीके जो है साथ साथ चल रहा है, तो प्रैक्टिस करते रहिए दोनों की। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज़। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा, गलत है यानी। धूपगढ़ राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। यह चोटी महादेव पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो गुरु शिखर है, धूपगढ़ नहीं है, तो गलत हो गया पहला वाला। दूसरा वाला सही है। वो गलत ही अपने को बताना है, तो पहला गलत है। ठीक है, धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा स्थान है, चोटी। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, वही आंसर है। अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ऊंचाई है 1722 मीटर और गुरु शिखर माउंट आबू के पास अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो धूपगढ़ है वो महादेव पहाड़ियों में स्थित है और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा का सबसे ऊंचा स्थान है। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपीएससी, यूपीपीएससी और दूसरे स्टेट के पीसीएस में भी कई बार रिपीट हुआ है। उत्पादकता के घटते हुए क्रम में इसको रखना है पारितंत्र में। किसी पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी के घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा जो जिसकी होगी, कभी घटता हुआ क्रम पूछ सकता है, कभी बढ़ता हुआ क्रम पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ घटता हुआ क्रम है, तो घटता हुआ क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो होगी प्रोडक्टिविटी वो वहीं होगी जहाँ पोषक तत्व हैं। तो मैंग्रोव में है पोषक तत्व, और सागर की तली गहराई में पोषक तत्वों की कमी होती है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में हो जाएंगे, उसके बाद घास के मैदान में, फिर झील में और फिर सागर में। तो सी है इसका आंसर। पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकता का घटता हुआ क्रम, सामान्य क्रम, उच्च से निम्न की तरफ जाएं तो मैंग्रोव होगा, मैंग्रोव या दलदल में सर्वाधिक, उसके बाद घास के मैदान, उसके बाद झीलें, उसके बाद महासागर। मैंग्रोव और तटीय क्षेत्रों में पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण उत्पादकता सबसे अधिक होती है, जबकि गहरे खुले महासागरों में पोषक तत्वों की कमी के कारण यह सबसे कम होती है। यह कौन? उत्पादकता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागालैंड, मिजोरम, असम, सिक्किम उपर्युक्त में से किन राज्यों से होकर बराक नदी प्रवाहित होती है? बराक नदी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम नहीं है। 1 2 3 किधर गया? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो बराक रिवर है वो भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व असम राज्यों और पड़ोसी देश जो है भारत का बांग्लादेश में बहने वाली 900 किलोमीटर लंबी नदी है। अब इस 900 किलोमीटर में से 524 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है, 31 किलोमीटर भारत बांग्लादेश की सीमा पर, और शेष बची 345 किलोमीटर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किससे होती है? ये होती है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। डी है इसका आंसर। निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। इस जीव का वाहक और द्वितीय पोषक है सीसी मक्खी। ठीक है, निद्रा रोग का जो रोगी है दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है। पांचवा प्रश्न, दो कथन, कौन सा सही है? प्लेग रोग जीवाणु के कारण फैलता है, मलेरिया रोग कवक के कारण फैलता है। प्लेग जीवाणु के कारण ठीक है, मलेरिया कवक के कारण, फंगस के कारण नहीं, प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। दूसरा गलत है। देखिए, प्लेग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण है पॉस्चरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जीवाणु। तो पहला करेक्ट हो गया। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, तो दूसरा गलत हो गया। मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो परजीवियों को व्यक्तियों के
रक्त में पहुंचा देते हैं। ये मादा एनाफिलीज मच्छर। परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो ऊपर प्रश्न से समझ गए होंगे आप। क्या मक्खी? मच्छर है, मॉस्किटो। देखिए, जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है, और इसकी जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, यानी फीमेल एनाफिलीज। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है मनुष्य का स्प्लीन या प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से उसका आकार बढ़ जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा। बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। और आरबीसी बनती कहाँ पर है? बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। उस वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए जिसने ये खोज की थी कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। उनका नाम है सर रोनाल्ड रास। सर रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम के वाहक का काम कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। इसके लिए रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के परिदृश्य में पूछ रहा है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, और भारत में देखें तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, विवैक्स। ठीक है, कुछ भी लिखा सकता है, देवनागरी में सही है दोनों। देखिए, 4 प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं विकल्प में जो मलेरिया रोग की वाहक हैं। भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए पी वाइवैक्स, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? जेनेटिक डिसीज। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसीज है। एल्बिनिज्म रंजकहीनता एक जेनेटिक डिसीज है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बाकी रंजकहीनता की बात करें, एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों और आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। हीमोफीलिया भी एक आनुवंशिक सेक्स लिंक्ड डिसीज है, यानी लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर चोट लग गई तो रुधिर बहता रहता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनती, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है। लाल, हरा और नीले में फर्क नहीं कर पाता इस रोग से पीड़ित व्यक्ति। इसे डाल्टनिज्म भी कहते हैं, डाल्टन का रोग। दसवां प्रश्न, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं, पुरुष करते हैं? किस में प्रकट होता है ये? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन करती हैं स्त्रियां और जो पुरुषों में प्रकट होता है। ठीक है, स्त्रियां करती हैं, स्त्रियों में प्रकट होता नहीं। पुरुष करते हैं, स्त्रियों में प्रकट होता नहीं। पुरुष करते हैं, पुरुषों में प्रकट होता नहीं। स्त्रियां करती हैं, पुरुषों में प्रकट होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है, संलग्न रोग है। ठीक है, यानी सेक्स लिंक्ड डिसीज, जिसमें रोगियों में चोट लगने पर बहुत समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर निरंतर बहता रहता है, जिससे रक्त का स्कंदन यानी ब्लड कोआगुलेशन कह लीजिए, क्लोटिंग कह लीजिए, वो नहीं हो पाती। इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं जो प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। इसे श्रावण रोग भी कहते हैं, यानी ब्लैडर्स डिसीज। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21वीं त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 21 की जगह त्रिगुणसूत्रता, यह है डाउन सिंड्रोम के लिए।
बी है इसका आंसर। देखिए, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। इसको मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होने चाहिए टोटल सामान्य। सिलिकोसिस एक बीमारी है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है ये। देखिए, सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित जो सिलिका है वो श्वसन के द्वारा मनुष्यों के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से ये रोग होता है। ठीक है, सिलिका यानी SiO2 के औद्योगिक स्रोत कांच है, कंक्रीट है, मोर्टार है, ईंट है, सिरेमिक है और पत्थर के काउंटरों में सिलिका की उच्च मात्रा होती है। जो इन उद्योगों में काम करते हैं लोग, उनको सिलिकोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? एंथोफोबिया है फूलों से जो डरते हैं, पुष्पों से डरते हैं। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है। ठीक है, फोबोस फियर और एंथोस फ्लावर्स। इसमें पुष्पों और पुष्पों के विभिन्न भागों जैसे कि दलपुंज इत्यादि से डर उत्पन्न होता है। बड़ी अजीब बीमारी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है। यह विटामिन B7 की कमी से होती है। नहीं, B1 से होती है तो गलत है दूसरा वाला। जितने भी विटामिन हैं और उनके नाम सब आपको पता होने चाहिए। आगे रोग या बीमारी लिख देगा और इधर उसका रासायनिक नाम लिख देगा, तो पता होगा तभी करेक्ट हो पाएगा। बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से होती है, तो गलत हो गया पहला। पालिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः जो लोग इसका सेवन करते हैं उनमें बेरी बेरी रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है, यानी विटामिन B1 की कमी होगी पालिश किए हुए चावलों में। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बीमारी प्रमुख रूप से वयस्क को प्रभावित करती है। पेयजल में नाइट्रेट की कमी इसका सबसे आम कारण है। शरीर में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से बीमारी होती है। सारे के सारे सही हैं। ये सारे तो नहीं सही हैं। UPPCS का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ब्लू बेबी सिंड्रोम से क्वेश्चन बने। देखिए, ये बच्चों में होती है प्रमुख रूप से, वयस्कों में नहीं, तो गलत है पहला। नाइट्रेट की अधिकता इसकी कमी का आम कारण है, ना कि कमी। शरीर में मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से बीमारी होती है। सारे तो सही नहीं हो सकते, तो सी हो गया इसका आंसर। देखिए इसको ध्यान से। देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम है। पेयजल यानी पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है, ना कि कमी। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसको याद रखिएगा। मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, अतः यही स्थिति है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो नाइट्रेट की भी अधिकता है और मीथेमोग्लोबिन की भी अधिकता, तो विकल्प सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेल नहीं है? यह है विटामिन, यह है रोग कारक। थायमिन एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन के, रक्त का जमना, वर्णांतता, स्कर्वी, बेरी बेरी, रोग कारक। कौन सा मिसमैच है? देखिए, थायमिन तो B1, विटामिन B1 के सामने बेरी बेरी लिखा है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का नाम है, स्कर्वी ये भी सही है। विटामिन के रक्त जमना भी सही है। विटामिन ए के सामने वर्णांतता जो कि एक आनुवांशिक रोग है। विटामिन ए से तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, रतौंधी, वर्णांतता थोड़ी होता है। देखिए, वर्णांतता है कलर ब्लाइंडनेस एक लिंग सहलग्न वंशागति रोग है, यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज है। इसे लाल हरा अंधापन या डल्टनिज्म भी कहते हैं। तो सी सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे
प्रभावित होता है रक्त, ब्लड। थैलेसीमिया आनुवांशिक विकारों का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। और इस रोग में रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, जिससे आरक्तता यानी एनीमिया उत्पन्न हो जाती है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण? यूरिक अम्ल के। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न। देखिए, गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र यानी यूरिन अधिक बनने लगता है तो सामान्य स्तर भंग हो जाता है, तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। फाइलेरिया एक बीमारी है जो होती है कृमि के कारण, वॉर्म के। देखिए, फाइलेरिया परजीवी कृमि विशेष रूप से नेमेटोड के कारण होता है। संक्रमित मच्छरों के काटने से ये कृमि मनुष्यों में फैलते हैं। फाइलेरिया के सामान्य प्रकार के कृमियों में वेचुरेरिया बैंक्रप्टी और ब्रूगिया मिलेई और ब्रूगिया टिमोरी शामिल हैं। फाइलेरिया के लक्षणों में सूजन, बुखार और गंभीर मामलों में एलिफेंटियाइसिस शामिल हैं। रोकथाम की रणनीतियों में मच्छर नियंत्रण और फाइलेरिया रोधी दवाओं का उपयोग शामिल है। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। देखिए, घातक तो सबसे फाल्सीपैरम है और भारत के परिदृश्य में पूछ ले तो बाइवैक्स है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो मनुष्यों में मलेरिया का घातक और जानलेवा रूप फैलाता है। यह मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है और तेजी से लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे सेरेब्रल मलेरिया, गंभीर एनीमिया और मृत्यु हो सकती है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम मलेरिया के सबसे गंभीर रूप के लिए जिम्मेदार है, जिसे घातक मलेरिया फाल्सीपैरम मलेरिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के मलेरिया से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, जिसमें सेरेब्रल मलेरिया भी शामिल है और मलेरिया पैदा करने वाली प्रजातियों में इसकी मृत्यु दर सबसे अधिक है। अन्य प्रजातियां जो इससे संबंधित हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियल। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है 65% मामलों के लिए भारत में 65% मामलों के लिए जिम्मेदार है मलेरिया के, और वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा फाल्सीपैरम। तो ये 20 प्रश्न थे साइंस के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 102 बार। धन्यवाद।